हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और इस सीरीज़ को डिस्कस करने का हमारा टारगेट यही है कि हम एनडीए, एनटीएससी इन तरीके के एग्ज़ाम्स को टारगेट कर पाएँ। इसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जैसा कि हम सभी को मालूम ही है ड्यू टू कोविड, कि अब हमारे समेटिव असेसमेंट्स यानी एसेज बोर्ड एग्ज़ाम्स इसी तरीके से होने वाले हैं, एमसीक्यू बेस्ड, जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड होंगे। इसी के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम्स हों, रेलवे एग्ज़ाम्स हों, या फिर हमारे कोई डिफेंस एग्ज़ाम्स ही क्यों ना हो, एनसीईआरटी हमेशा बेस रहा है एग्जामिनर्स का। उसी को ध्यान में रखते हुए ये स्पेशल सीरीज़ मैं आपके लिए बना रही हूँ। दिस इज़ वीडियो नंबर 6 इस सीरीज़ में। इससे पहले ऑलरेडी 5 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उन वीडियोस पे स्विच ज़रूर करें। आज की वीडियो में हम साउंड स्पेशल चीज़ें डिस्कस करेंगे, यानी कि जो टॉपिक होगा वो ज़्यादातर साउंड टॉपिक से रिलेटेड होगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस साउंड टॉपिक से होंगे। अगर ये वीडियोस आपको हेल्प करती हैं लर्निंग में तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करें, थम्स अप दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको यही बेल आइकन देती है आगे आने वाले वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द apparatus यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं जिन पे आपका फोकस जाना चाहिए कि हमें एनर्जी कन्वर्ट करनी है। ये तो हम सबको मालूम है कि एनर्जी क्या होती है, कन्वर्टिबल होती है अपने अलग अलग फॉर्म्स में। हमसे यहाँ पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमें साउंड एनर्जी में बदलना है, मतलब जो फाइनल हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक साउंड निकल के आएगी। मोटर में कोई साउंड एनर्जी बनती है? नो। इलेक्ट्रिक मैग्नेट में? नहीं। इलेक्ट्रिक हीटर साउंड बनाता है क्या? नहीं, वो तो हीटअप करता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, राइट। स्विच को ऑन करते हैं ना, जब स्विच प्रेस करते हैं तो हमारी बेल बजती है और हमें क्या देती है, साउंड। घंटी जब बजती है तो इलेक्ट्रिक बेल क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर है और इसमें रटने वाला जैसा कुछ था नहीं, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इलेक्ट्रिक बेल से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक बेल इज बेस्ड ऑन विच इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट। अब जब इलेक्ट्रिक बेल फंक्शन करती है तो कौन सा करंट इफेक्ट उसमें काम करता है? क्या वो थर्मल इफेक्ट है? थर्मल मतलब कि हीट इफेक्ट। क्या वो हीटिंग की वजह से काम करती है? नो। मैग्नेटिक इफेक्ट? येस, दिस इज़ राइट। ना कोई केमिकल इफेक्ट होता है, क्योंकि कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होती, और ना ही जूल्स इफेक्ट इसमें काम करता है। इसमें काम करता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ये हमने किस बेस पे आंसर दिया है? ये हमने इसलिए आंसर दिया है क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम, राइट। इलेक्ट्रिक बेल के डायग्राम पे स्विच करने से पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। अब इस क्वेश्चन का आंसर वो बच्चा आसानी से दे सकता है जिसने इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम पढ़ा होगा। हम अभी देखेंगे इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम। तो मैं बता दूँ, उस डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा आयरन की स्ट्रिप्स, कॉइल्स देखने को मिलेंगी, कॉन्टैक्ट नट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको कहीं भी मैग्नेटिक नीडल देखने को नहीं मिलेगी, राइट। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक नीडल। अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक बेल का ये सिंपल सा डायग्राम। आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले स्विच से स्टार्टिंग की हमने, राइट। यहाँ पे बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने के साथ साथ हमने क्या किया, ये स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया हमारे सॉफ्ट आयरन आर्मेचर को। और यहाँ पे आप ये जो दो देख पा रहे हैं, ये हमारे पास आयरन रोड्स हैं, और इनके ऊपर जब हमने वायर को इस तरीके से कॉइल कर दिया, यानी कि लपेट दिया, तो इन्होंने किसकी फॉर्म ले ली, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। और ये हमारे पास गोंग, यानी कि जो हैमर जिस पे स्ट्राइक करता है और साउंड निकलती है। सो जैसे ही स्विच ऑन होगा, बैटरी अपना काम करेगी, एक्टिव होगी, और हम क्या देखेंगे कि सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट कंप्लीट होगा तो ये हैमर क्या करेगा, गोंग से स्ट्राइक करेगा। इसमें आप देख पा रहे हैं कहीं भी हमारे पास मैग्नेटिक नीडल नहीं है। कॉन्टैक्ट नट्स हैं, कॉइल्स हैं, स्ट्रिप्स ऑफ आयरन हैं,
लेकिन मैग्नेटिक नीडल नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, राइट। और इसके अंदर कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? ऑफ कोर्स मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सो आई होप इलेक्ट्रिक बेल से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए। आगे देखते हैं नया कंसेप्ट। इन विच मीडियम द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज़ नॉट पॉसिबल। साउंड, ध्वनि किस मीडियम में पॉसिबल नहीं है? आयरन रोड पॉसिबल है, आयरन रोड से साउंड जाती है। वाटर बिल्कुल पॉसिबल है, आयरन रोड किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड। वाटर किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड। एयर बिल्कुल पॉसिबल है, राइट। हम एक दूसरे की बातें सुन पाते हैं, वो इसी वजह से तो है, बिकॉज एयर इज़ द मीडियम। ओके, सो एयर हमारे पास क्या हो गया? गैशियस मीडियम। लेकिन जो वैक्यूम है, यानी कि जब हम वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, एयर मॉलिक्यूल्स ही नहीं रहेंगे किसी स्पेस में, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स है ही नहीं जो आपस में टकराएं और हमारी बातों को, हमारी साउंड की वाइब्रेशंस को आगे पहुँचाएं, तो वैक्यूम है कम्प्लीटली। तो फिर क्या होगा? साउंड का ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं होगा। हैंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं। द अप डाउन मोशन अराउंड द मीन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलिए समझते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। मान लीजिए ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट और यही है इसकी मीन पोजीशन, ठीक है। अब ये मीन पोजीशन के अबाउट अगर अप डाउन मोशन शो करे तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स इस अप डाउन मोशन की साइंटिफिक डेफिनेशन ही है वाइब्रेशन। जब हमसे पूछा जाए कि डिफाइन वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल का अपनी मीन पोजीशन के अबाउट अप डाउन होना ही वाइब्रेशन कहलाता है। तो हम बोलते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज इन वाइब्रेटिंग मोड, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इन एयर इज़। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहली बात आपको समझनी है कि साउंड की स्पीड ठंडे दिनों में, अगर हम बात करें सर्दी के दिनों में, कम होती है या नॉर्मल साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सो अगर 0 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें, यानी कि वो तापमान जब पानी क्या करेगा? फ्रीज़ हो जाएगा, बर्फ़ बन जाता है, उस तापमान पे साउंड की स्पीड 331 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से होती है, राइट। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड। अभी हमने पढ़ा था वाइब्रेशन के बारे में। क्या पढ़ा था? कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट अगर अप एंड डाउन मोशन शो करता है तो उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। और इस टाइम को जब वो एक राउंड कंप्लीट करता है, यानी कि एक बार अप गया, डाउन आया और फिर से अप आया, इसको हम क्या बोलते हैं? इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे? इस टाइम को क्या बोलेंगे? तो इसकी डेफिनेशन ही यही होती है, इसको हम टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगर टाइम पीरियड की डेफिनेशन हमसे पूछी जाए, सो इट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है किसी भी मॉलिक्यूल को, पार्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को, उसी को हम बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एस्केप वेलोसिटी फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज। मैं बता दूँ ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है इसके ऑप्शंस, क्योंकि ये सारे ही ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग से लगेंगे। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड भी हमने पढ़ा, याद आता है। 22.1 किलोमीटर प्रति सेकंड भी कभी कहीं पढ़ा हुआ याद आता है। 11.8 भी, 13.1 भी, यानी कि इसके ऑप्शंस ने इस क्वेश्चन को हमें सोचने पे मजबूर कर दिया। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जो अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ पे मिल जाए तो वो यहाँ से एस्केप कर जाएगी, यानी कि बाहर चली जाएगी, ठीक है। चलिए इस पे डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। पहली बात तो आपको यही देखनी है कि इसके वेलोसिटी है क्या किसी ऑब्जेक्ट की। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये हाल ही में हुए एक टीचिंग एग्ज़ाम में, जो कि राजस्थान स्टेट बोर्ड टीचिंग एग्ज़ाम है रीट का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने इन ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होने के कारण या तो इसको अटेम्प्ट नहीं किया या फिर गलत अटेम्प्ट किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ पे है 11.2 किलोमीटर
पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स विद वेलोसिटी मोर देन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड देन द ऑब्जेक्ट विल। इसीलिए मैंने कहा था आपसे पिछले क्वेश्चन में कि ज़्यादा इसके वेलोसिटी के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अभी डिस्कस करेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ पे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा वेलोसिटी मिल जाए तो क्या होगा। वो ऑब्जेक्ट वापस से अर्थ पे आएगा, जैसे कि हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं और वो फिर क्या करेगी, ग्रेविटी के कारण नीचे आती है। तो कहता है कि अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड वाली रफ्तार से भी ज़्यादा रफ्तार या वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को दे दी जाए अर्थ पे, तो वो ऑब्जेक्ट वापस से अर्थ पे आएगा नहीं, क्योंकि इसके वेलोसिटी है अर्थ पे, तो आने का मकसद ही नहीं है। वेंट इनटू स्पेस, स्पेस में चला जाएगा। हो सकता है ये ऑप्शन इसको काउंट में रखते हैं। रिवॉल्व अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगा। नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक बार अगर अर्थ लिखता तो शायद हम सोचते कि हो सकता है अर्थ से बाहर जाके अर्थ के चक्कर लगाना शुरू करे, बट सूर्य के चक्कर लगाएगा ये तो बात तुक्के वाली भी नहीं बनती। और फोर्थ ऑप्शन बोलता है कि दिस वेलोसिटी इज़ नॉट पॉसिबल एवर। नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान ने आज के दिन इतनी तरक्की कर ली है, हम रॉकेट्स भेजते हैं, सैटेलाइट्स भेजते हैं, तो ऑफकोर्स उनकी वेलोसिटी जब हम उनको स्पेस में भेजते हैं तो उनकी वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से ज़्यादा ही होती है। और इन रॉकेट्स को या फिर बात करें सैटेलाइट्स को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम कहाँ भेजते हैं इसके वेलोसिटी देने के बाद, स्पेस में, सो दैट ऑब्जेक्ट विल वेंट इनटू द स्पेस। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इसके वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी मिलेगी तो वो स्पेस में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फैक्चुअल है बट याद रखना है। इन विच ईयर द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया। साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि ध्वनि, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के बारे में ना पढ़ें, क्योंकि आज के दिन तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इतना धूम मचाए हुए है, लाइक हर क्षेत्र में। तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ये भारत में कब शुरू हुआ, ये जो विभिन्न विभिन्न चैनल हमें सुनने को मिलते हैं, 93.5 रेड FM, 91.3 FM, सो मैनी जो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ पे काम करते हैं, तो ये कौन से वर्ष में भारत में शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था 1927 AD में। हालांकि इसका कार्य बहुत पहले चालू हो गया था, लेकिन फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग भारत में 1927 में ही शुरू हुई थी। जस्ट यू हैव टू कीप दिस फैक्ट इन माइंड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और साउंड टॉपिक से अभी ये क्वेश्चन और इससे आगे एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उन दोनों से तो ये लगा लो आप कि अगर पेपर में आपसे पूछा जाएगा तो 99.9% चांसेस हैं कि यहीं से आपका क्वेश्चन बन सकता है, इधर उधर घुमा के। तो आपको ये कंसेप्ट समझना है। लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन। कोई आवाज़ तेज़ होती है, राइट, मैं उसकी लाउडनेस या सॉफ्टनेस की बात कर रही हूँ। बोलते हैं ना किसी इंसान की आवाज़ बहुत लाउड है, इतना लाउड क्यों बोल रहे हो, या इतना सॉफ्टली बोलता है वो, तो इतना सॉफ्टली बात करती है। तो दैट लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड किस चीज़ पे डिपेंड करती है। आपको ये वाला डायग्राम, ये वाला पिक्चर हमेशा याद रखनी है, ठीक है। जब भी बात सॉफ्टनेस या लाउडनेस की आए तो वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। जैसे कि आप डायग्राम नंबर 1 और ये डायग्राम नंबर 2, इन दोनों डायग्राम्स में देख पा रहे होंगे क्या चीज़ डिफरेंट है। जो चीज़ डिफरेंट है वो है इनका एम्पलीट्यूड। डायग्राम नंबर 1 की जो वेव है इसमें आप देखेंगे एम्पलीट्यूड कम है, राइट। एम्पलीट्यूड ये हाइट होती है जहाँ तक हमारी वेव ऊपर नीचे इस तरीके से ट्रेवल करती है। ये जो हाइट है बेस लाइन से मैक्सिमम क्रेस्ट तक, या फिर मिनिमम अगर बात करें तो ट्रफ तक, उसी हाइट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सॉरी, तो डायग्राम नंबर 1 में वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, कम है कंपैरेटिव टू द एम्पलीट्यूड इन डायग्राम नंबर 2। तो डायग्राम नंबर 1 वाली वेव की जो साउंड होगी हमें सुनाई देने में, दैट विल बी सॉफ्टर। और डायग्राम 2 की अगर वेव की साउंड की बात करें तो वो कैसी होगी, लाउडर, राइट। तो किस चीज़ पे डिपेंड करती है साउंड की सॉफ्टनेस या लाउडनेस, उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है।
इस पे ऑलरेडी मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। सेम चैनल पे, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस क्लास 9th करके, तो वहाँ से आप इस चैप्टर में, साउंड चैप्टर में जाके डिटेल में समझ सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन। और जब भी पिच की बात हो, पिच की बात आपके दिमाग में आते ही पिच का सिनोनिम आ जाना चाहिए, जिसका होता है फ्रीक्वेंसी। आप ऐसे याद रखो, पिच का सिनोनिम ही लगा लो आप, फ्रीक्वेंसी एक तरीके से। अब फ्रीक्वेंसी किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि मतलब कि द नंबर ऑफ रिपीटेशंस इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। अगर मैं यहाँ से टाइम का काउंट करना शुरू करूँ इस वेव डिस्टर्बेंस के लिए, और यहाँ से पॉइंट, ये पॉइंट ए है मान लीजिए, और ये जो पॉइंट है इसको बी बोल दिया हमने। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने तक जितना टाइम लगा वो है इसका टाइम पीरियड। और हम देखेंगे कि इस दौरान हमारी वेव ने एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट किया है। इसके बाद ही तो इसने यहाँ से रिपीटेशन शुरू हुआ है इसके पाथ में, तो इसका जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हुई वो क्या हुई, 1। अब अगर दूसरे डायग्राम में देखें तो इसी पॉइंट ए से और इसी पॉइंट बी तक आने में इसने ये एक बार कंप्लीट किया अपना रोटेशन, और दोबारा भी कंप्लीट कर लिया, और यहाँ से तीसरी बार स्टार्ट कर दिया। मतलब कि 2 कंप्लीट रोटेशंस हो गए इसके। इसका मतलब कि सेम टाइम पीरियड में एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल कम काम करता है और दूसरा जो हायर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है वो जल्दी काम करता है। तो पिच ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि डायग्राम 2 डिनोट करता है, उतनी ही ज़्यादा उस साउंड की पिच होगी, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही कम उस साउंड की पिच होगी। ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो इस वीडियो से, इस टॉपिक से रिलेटेड जो डिटेल्ड वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। आप ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को भी देखें। डाउट्स बहुत हद तक आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको चीज़ें समझ आएंगी। सो दिस वॉज इट अबाउट साउंड। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर करें ताकि आपको पीडीएफ्स मिल जाएं इनकी, और आपको ज़्यादा नोट्स बनाने में या फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो आपका, आप टाइम सेव कर पाएँ। आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करें। मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं या जिसके भी काम का है, उसके साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको बेल आइकन ही प्रोवाइड करता है। अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। कीप कनेक्टिंग विद अस, कीप सपोर्टिंग अस. Thanks a lot. Your support means a lot to me. Thank you so much.